हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच। मैं हूं शुजा कुरैशी और मैं हूं शहबाज अशरफ। अब चूंकि मार्केट इस वक्त रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे ट्रेड कर रही है तो इन्वेस्टर्स को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, इस पे आज हम फोकस करेंगे बिकॉज मार्केट काफ़ी वोलेटाइल हो गई है। इस हफ्ते भी हमने देखा कि मार्केट का आगाज़ तेज़ी से हुआ और इंडेक्स ने 1,48,000 के लेवल के करीब रेजिस्टेंस दिखाई। 1,47,900 के पास मार्केट ने हाई बनाया मंडे को। फिर हम देखें एक दफ़ा फिर ट्यूसडे को मार्केट ने 1,47,800 को अप्रोच किया, वहाँ से फिर रिवर्स हुई और पूरा हफ्ता हमने देखा कि इसी तरीके से मार्केट 147 और 148 को अप्रोच करते हुए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ी। सो एट द एंड हु टुक द वीक, बुल्स और बेयर्स? लेट्स फाइंड आउट। ये हफ्ता भी बुल्स ने ही जो मार्केट पे अपनी ग्रिप को मजबूत रखा और जैसे मैंने कहा कि मार्केट ने 1,48,000 के पास रेजिस्टेंस दिखाई, बट एट द एंड ऑफ द वीक मार्केट 1,46,492 पे क्लोज हुई, विच मीन्स अ गेन ऑफ 1,109 पॉइंट्स या 0.76%। इस हफ्ते भी बैंक्स ने लीड किया और कुछ हमको प्रॉफिट टेकिंग नजर आई एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन सेक्टर में, और इवन हमने पीएसओ में भी थोड़ी सेलिंग देखी। इस हफ्ते के मेजर गेनर्स और लूजर्स पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले अगर हम गेनर्स की बात करें तो इस हफ्ते सबसे ज़्यादा इजाफा एयरलिंक की स्टॉक प्राइस में हुआ जो 19.7% रहा। बैंक इस्लामी की स्टॉक प्राइस में 17.6% का इजाफा हुआ, थल 16.8%, यूस ऑफ वीविंग 15.1% और फैसल बैंक की स्टॉक प्राइस में इस हफ्ते 8.7% का गेन नजर आया। इसी तरीके से अगर लूजर्स की बात करें तो इस हफ्ते सबसे ज़्यादा कमी यूनिटी फूड्स की स्टॉक प्राइस में नजर आई जो 8.3% नीचे रहा। पीएसएक्स की स्टॉक प्राइस वाज डाउन 5.9%, बन्नू वुलन 5.7%, पाकिस्तान पेट्रोलियम 4.7% और अटक रिफाइनरी की स्टॉक प्राइस में इस हफ्ते 4% की कमी देखी गई। इस हफ्ते की बिग स्टोरी क्या थी? लेट्स फाइंड आउट। इस हफ्ते की सबसे बड़ी स्टोरी एक दफ़ा फिर सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन में डिले था और हमने देखा जब भी ओजीडीसी, पीपीएल और पीएसओ जो काफ़ी तेज़ थे, इवन फर्स्ट जो डे था इस वीक का भी, उस दिन भी हमने देखा काफ़ी तेज़ी नज़र आई इन स्टॉक्स में। बट द वेरी नेक्स्ट डे जब भी ये खबर आनी शुरू हुई कि एक दफ़ा फिर हमको डिले देखना पड़ रहा है तो हमको सेलिंग नज़र आई और वीक ऑन वीक बेसिस पे ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ ये सारे स्टॉक्स नीचे बंद हुए हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा शुरू में कि बैंक्स एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि लीड कर रहे हैं। जो रैली हमने देखी है जो जुलाई से स्टार्ट हुई थी और अभी आपको मैंने बताया भी कि मेजर गेनर्स जो हैं उसमें हमको एक दफ़ा फिर दो बैंक्स नज़र आ रहे हैं, बैंक इस्लामी और फैसल बैंक। तो बैंक्स अब भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स पे काफ़ी फोकस्ड हैं और हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे क्या कुछ बैंक्स की वैल्यूएशंस अगर देखें तो क्या वो स्ट्रेच हो गई हैं, इसका भी हम जवाब देंगे लेटर इन द डिस्कशन। अच्छा, अगर हम कुछ रिजल्ट से बात कर लें, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो इस हफ्ते हमको नज़र आए। सबसे पहले अगर हम अटक रिफाइनरी की बात करें अटक रिफाइनरी की स्टॉक प्राइस नीचे आ गई है, जैसे मैंने बताया 4% की कमी हुई है। इसके रिजल्ट्स को देखा जाए तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे अर्निंग्स पर शेयर 83 रुपीज़ 93 पैसे रही, विच इज़ डाउन 64% ईयर ऑन ईयर। और अटक रिफाइनरी ने 5 रुपये का फाइनल कैश डिविडेंड भी अनाउंस किया। इसकी कुछ अगर हाइलाइट्स देखें तो फोर्थ क्वार्टर में नेट सेल्स 32% नीचे रहीं 66.06 बिलियन की। ग्रॉस प्रॉफिट अलबत्ता वाज अप 5.2 टाइम्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बिकॉज ग्रॉस मार्जिन्स फोर्थ क्वार्टर में 7% रहे जो कि पहले क्वार्टर में सिर्फ 1% था। और इस तरीके से अगर हम फोर्थ क्वार्टर की कंसोलिडेटेड अर्निंग्स पर शेयर देखें तो वो 21 रुपीज़ और 70 पैसा थी, जबकि थर्ड क्वार्टर में 9 रुपये 10 पैसे का लॉस था। तो अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर थे, लेकिन स्टॉक प्राइस हमने देखा कि उसने काफ़ी करेक्ट किया। देखिए, अगर आप ओवरऑल देखें रिजल्ट वाज मोर और लेस इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। लास्ट क्वार्टर से ऑलमोस्ट सीक्वेंशियली अर्निंग्स डबल हो गई हैं। उसका एक मेजर रीज़न यही था कि सीक्वेंशियली जीआरएम जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स है वो काफ़ी बढ़ गए थे, तो उसकी वजह से जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपने ऑलमोस्ट डबल हो गया कंपेयर टू योर नेट से जो डिक्लाइन थी। आई थिंक और रीज़न एक और था, नेशनल रिफाइनरी का जो लॉस था वो हाफ हो गया। तो हायर जीआरएम्स एंड लोअर लॉस फ्रॉम एनआरएल, उसकी वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी है सीक्वेंशियली वो काफ़ी बढ़ गई। बट आई थिंक रिजल्ट के बाद हमने देखा कि स्टॉक प्राइस नीचे आई बिकॉज आई थिंक उसमें हो सकता है कि इन्वेस्टर वो एक्सपेक्टिंग अ हायर डिविडेंड। सिर्फ 5 रुपये डिविडेंड दिया गिवन के जिसका जो कैश है वो तकरीबन तकरीबन 800-850 रुपये का कैश है और बुक वैल्यू 1200 रुपये की। तो आई थिंक पीपल वर डिसअपॉइंटेड। आई थिंक तो मेजर जो ट्रिगर अटक रिफाइनरी के साथ जो चल सकता है वो ये है उसकी रिफाइनरी पॉलिसी जब आएगी तो दैट वुड बी द टाइम, उस वक्त इसमें हम देखेंगे ज़्यादा वैल्यूएशंस ओपन होंगी रिफाइनरी सेक्टर में।
में। राइट, बट रिफाइनरी पॉलिसी कब आएगी और कब इम्प्लीमेंट होगी, कई साल गुजर गए और अभी तक तो कुछ पता नहीं है, तो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, लकी सीमेंट के रिजल्ट से भी नजर डाल लेते हैं। कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखा जाए तो अर्निंग्स पर शेयर 52 रुपीज़ 53 पैसे रही और लकी सीमेंट ने भी 4 रुपये का फाइनल कैश डिविडेंड अनाउंस किया। इसकी हाइलाइट्स देखें तो नेट सेल्स वर अप 9% ईयर ऑन ईयर 449.6 बिलियन रुपीज़। अदर इनकम में हमको इजाफा नजर आया 27% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो 20.6 बिलियन रुपीज़ रहा और ग्रॉस मार्जिन्स एक्चुअली वर डाउन 3 परसेंटेज पॉइंट्स एट 27%। तो कैसा रिजल्ट था लकी का? आई थिंक रिजल्ट अगर आप देखें ओवरऑल तो इट वाज इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। लास्ट टाइम देखो इसमें एक और भी चीज़ और करने की है, वो स्टॉक स्प्लिट है, बिकॉज पहले ऑलमोस्ट स्टॉक स्प्लिट 5:1 का हुआ था, तो अर्निंग जो लास्ट टाइम 250 रुपये की थी वो 50 रुपये की हो गई है। सो यस, स्टॉक स्प्लिट के बाद आई थिंक अर्निंग्स ओवरऑल वर इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। अगर हम देखें नेट सेल्स वर डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट डाउन था, सिर्फ अदर इनकम वाज अप बिकॉज ऑफ हायर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसकी वजह से हमने देखा कि अर्निंग्स में काफ़ी हमने इंक्रीज देखा ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस ओवरऑल। बट रिजल्ट वाज डेफिनेटली, बाकी रिजल्ट्स भी हम देखें जो सीमेंट के या इन लाइन आ रहे हैं या उससे बेहतर आ रहे हैं, सो ये एक अच्छी बात है ओवरऑल। राइट। अच्छा, इन दी एंड मीज़ान बैंक को भी चेक कर लेते हैं। मीज़ान बैंक के भी फर्स्ट हाफ के रिजल्ट्स अनाउंस हुए और कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर हम देखें तो अर्निंग्स पर शेयर सेकंड क्वार्टर में 13 रुपीज़ 65 पैसे रही, विच इज़ डाउन 9% ईयर ऑन ईयर। और एज एक्सपेक्टेड मीज़ान बैंक ने 7 रुपीज़ का कैश डिविडेंड अनाउंस किया, तो अब हाफ ईयर में 14 रुपीज़ का डिविडेंड हो गया है। इसकी हाइलाइट्स चेक करें तो सेकंड क्वार्टर में नेट स्प्रेड इनकम जो थी दैट वाज अप 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर 64 बिलियन की। और इसके अलावा एडमिन एक्सपेंसेस, ये एक बड़ा ड्रॉप हमको यहाँ पे नज़र आया है, जिसकी वजह से क्यू ऑन क्यू बेसिस पे जो प्रॉफिटेबिलिटी थी उसमें हमने थोड़ी सी बेहतरी देखी। सो एडमिन एक्सपेंसेस वर डाउन 26% ईयर ऑन ईयर और ये 16.2 बिलियन के थे। इफेक्टिव टैक्स रेट 55% था, तो एडमिन एक्सपेंसेस कम हुए, इसके वजह से हमने देखा कि अर्निंग्स बेहतर आई है मार्केट एक्सपेक्टेशंस से। रिजल्ट वाज लिटिल अबव एक्सपेक्टेशंस, ड्रिवन बाय हायर नेट इंटरेस्ट इनकम ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस एंड लोअर एडमिन कॉस्ट। पर आई थिंक अच्छी बात यह है बैंक्स में कि येस इंटरेस्ट रेट आर डिक्लाइनिंग। हमने देखा है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑन ईयर तो कम हो रही है, बट सीक्वेंशियली देखें, अगर आप देखें कि अर्निंग वाज अप, आई थिंक अप 4%, जिसका मेन रीज़न हुआ कि आपके डिपॉजिट्स देखें दे आर अप 9%, और आप 6 महीने में देखें तो डिपॉजिट्स आर अप 21%. सो येस, यू नो, ऑल द बैंक्स, कन्वेंशनल बैंक्स एंड नॉन कन्वेंशनल बैंक्स आर ट्राइंग टू मिटिगेट द अर्निंग्स डिक्लाइन बाय हायर ग्रोथ इन डिपॉजिट्स, जो एक इनकरेजिंग साइन है। इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी जो इनिशियली हम बैंक्स की देख रहे थे कि शायद हम डिक्लाइन देखेंगे ओवरऑल, वो शायद स्पेशली इवन मीज़ान बैंक एंड अदर बैंक्स वो इस तरह शायद ना हो इस साल, जो अच्छी बात है ओवरऑल। राइट। अच्छा, इस हफ्ते कुछ डेटा जो आया है उस पर नज़र डाल लेते हैं और कार सेल्स पे हम फोकस करेंगे। कार सेल्स जुलाई 2025 के नंबर्स रिलीज़ हुए और एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा सा हमको कमी नज़र आएगी, बिकॉज प्री बाइंग हमको नज़र आई जून में, बिकॉज काफ़ी रूमर्स थी और जो सही भी बात साबित हुई कि टैक्स का रेट बढ़ रहा है और वो हमको नज़र भी आया। तो कार सेल्स जुलाई में 11,034 यूनिट्स की रहीं, विच इज़ अप 28% ईयर ऑन ईयर, लेकिन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 49% का डिक्लाइन। इसमें अगर हम साजगार की बात करें तो साजगार इंजीनियरिंग की जुलाई 2025 में जो 4 व्हीलर्स हैं उनकी सेल्स 1079 रहीं और ये 31% का इजाफा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट ऑफकोर्स डाउन 20% मंथ ऑन मंथ। तो साजगार के भी एक्सपेक्टेड था, लेकिन नंबर बुरा नहीं आया है फिर भी अगर हम देखें। देखिए, आप ओवरऑल देखें जून में जो नंबर्स थे बिकॉज ऑफ बजट, बिकॉज अगर आप बताया कि बजट के बाद 2 तरह के टैक्सेस लग गए हैं, न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पे लग गया टैक्स, जो लेवी एडिशनल लेवीज लग गए, एंड स्पेशली व्हीकल्स जो 850 सीसी से कम है उन पे जो सेल्स टैक्स 12.5% था वो 18% हो जाना चाहिए था। इसकी वजह से हमने देखा कि वी सीन 49% डिक्लाइन इन ऑटो सेल। बट अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें नंबर काफ़ी इंकरेजिंग है। जहाँ तक आपने साजगार की बात करी, नंबर अभी भी देखें ओवरऑल 1000 से ऊपर का नंबर आ रहा है, विच इज़ वेरी वेरी रोबस्ट। मतलब अकॉर्डिंग टू माई इनिशियल एस्टिमेट्स, अगर ये नंबर कंटिन्यू रहता है फॉर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स या एवरी मंथ, तो हो सकता है कि जो डिफरेंट एनालिस्ट हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे थे अर्निंग विल बी इन रेंज ऑफ 230 to 240, वो हो सकता है कि ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस ये 90 से 100 रुपये की अर्निंग करे। तो अभी भी ये आई थिंक स्टॉक ट्रेड कर रहा है तकरीबन 4 टाइम्स के मल्टीपल पे। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इसमें हम फर्दर री रेटिंग देखें गोइंग फॉरवर्ड। और हमने देखा भी कि इस हफ्ते 1500 रुपीज़ क्रॉस हुआ था इंट्राडे बेसिस पे, तो यानी कि एक नई हाई प्राइस साजगार ने
इस हफ्ते ज़रूर टच की इंट्राडे बेसिस पे। अच्छा, इसके अलावा गंदारा ऑटो के नंबर्स भी देख लेते हैं और इसके जो 2 ट्रक्स के ये नंबर्स जो है रिलीज़ करते हैं। ऑफ कोर्स इसमें T9 शामिल नहीं है जो एक बड़ा कैटलिस्ट है, उस पर हम बात कर चुके हैं अपने इस प्रोग्राम में। तो जुलाई 2025 में जैक ट्रक की सेल्स 32 यूनिट्स की थी, विच इज़ अप 146% ईयर ऑन ईयर, और जैक X200 149 यूनिट्स सेल हुए, विच इज़ अप 46% ईयर ऑन ईयर। जहाँ तक गंदारा ऑटोमोबाइल की बात है, उसके नंबर्स आर बेसिकली दे कम ऑन द कैटेगरी ऑफ LCV, राइट? तो वहाँ हमने एक ग्रोथ देखी इवन ऑन अ मंथली बेसिस। वेयर एज व्हेन इट कम्स टू ट्रक्स, जो स्पेशली हम फोकस करेंगे गंदारा एंड लिमिटेड इंडस्ट्रीज़ पे, उसके नंबर्स काफ़ी, मैं ये नहीं कहूँगा कि डिसअपॉइंटिंग थे, हो सकता है कोई ऑर्डर हो जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर हो जो पिछले महीने आ रहा हो वो बेसिकली ख़त्म हो गया हो। पर आप हीनो की भी देखें, हीनो के नंबर्स 9% डिक्लाइन है मंथ ऑन मंथ, पर हम समझते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी ये नंबर्स ओवरऑल ट्रक्स के एंड इवन LCVs के काफ़ी रोबस्ट रह सकते हैं इन FY26। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अच्छा, गंदारा इंडस्ट्रीज़ मेंशन कर दिया शहबाज ने, उसके नंबर्स भी देख लेते हैं। जुलाई 2025 में सुजू जो ट्रक था 127 यूनिट्स की सेल हुई, विच इज़ डाउन 22% ईयर ऑन ईयर, और इवन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी 72% का हमको डिक्लाइन नज़र आया है। सो बट गोइंग फॉरवर्ड वी माइट सी के एक दोबारा से इसमें रिकवरी आ सकती है। अब हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। आज हमको ज्वाइन कर रहे हैं शंकर तलरेजा, जो डायरेक्टर रिसर्च हैं एट टॉपलाइन सिक्योरिटीज़। शंकर, वेलकम टू द शो। Thank you so much, Shuja Shehbaz, for having me on your show. अच्छा शंकर, हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन के हवाले से, और एक दफ़ा फिर डिले इसमें हमको नज़र आ रहा है। एट दी स्टार्ट ऑफ द वीक मार्केट बहुत बुलिश थी। हमने देखा कि जो 1,48,000 का इंडेक्स लेवल के करीब मार्केट गई, तो उसमें OGDC, PPL, PSO काफ़ी तेज़ थे, बट द वेरी नेक्स्ट डे हमने देखा कि उनमें सेलिंग आनी शुरू हो गई। तो ये कितना बड़ा मसला है कि जो अब अप्रैल से ये कहा जा रहा है कि जी बैंक से बातचीत चल रही है और डील हो जाएगी, तो आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, कब तक ये रिजॉल्व होगा और इसमें अब मसला है क्या? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हम जो बात कर रहे हैं वो पावर सेक्टर सर्कुलर डेट की बात कर रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि इसी न्यूज़ के पीछे जो है OGDC, PPL में कोई आउट परफॉर्मेंस थी और द मार्केट रिटर्न्स। मुझे लगता है कि गैस सेक्टर सर्कुलर डेट पे जो पैरेलल काम चल रहा है उसमें कोई ऐसी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकती है आगे चल के, क्योंकि उसका क्वांटम बहुत बड़ा है, अराउंड 2 ट्रिलियन का क्वांटम है, और डायरेक्टली अफेक्टेड हैं OGDC और PPL। गैस सेक्टर सर्कुलर डेट की सेटलमेंट से पॉजिटिवली इम्पैक्ट होंगे। जो पावर सेक्टर सर्कुलर डेट की पेमेंट, वही जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, वो जो अमाउंट मिलेगी, देखें जो 1275 अरब रुपए की अमाउंट है, उसमें से आधा अमाउंट तो रीस्ट्रक्चरिंग है PHL के डेट का जो पावर होल्डिंग लिमिटेड है, और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका भी जो 50% है वो तो चाइनीज़ IPPs के पास जा रहा है, और उन्हीं की वजह से ये बेसिकली अमाउंट रुका हुआ है। अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, चाइनीज़ IPPs का जो लेट पेमेंट सरचार्ज का अमाउंट है, वो गवर्नमेंट चाह रही है कि वो चाइनीज़ IPPs जो है वेव करें, और चाइनीज़ IPPs उस चीज़ को वेव नहीं कर रहे। तो ये सबसे बड़ा हर्डल है। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर का विज़िट भी ड्यू है नेक्स्ट मंथ का, चाइना जा रहे हैं, उससे पहले या राइट आफ्टर दैट जो है हम देख सकते हैं कि ये चीज़ रिजॉल्व हो सकती है। बट आज भी एक न्यूज़ लगी हुई थी कि आज होपफुली साइनिंग होगी या अगले हफ्ते तक साइनिंग होगी, और उसकी जो पेमेंट डिसबर्समेंट है वो विद इन फ्यू वीक्स हो सकती है। बट इसका मुझे बताइए कि ये कितना क्वांटम कितना है इसका, जो लेट पेमेंट सरचार्ज जिसको हमारी हुकूमत चाह रही है कि ये चाइनीज़ IPPs वेव कर दें? देखिए, जो हमारी कुछ कंपनी से बात हुई है उसके हिसाब से कोई 100 बिलियन तक का अमाउंट है, 100 अरब तक का अमाउंट है जो कि गवर्नमेंट चाह रही है कि वेव किया जाए। इस वक्त के जो आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स का नंबर जो हमें मिला था दैट वाज अराउंड 354 बिलियन तक, और उसमें से 100 बिलियन का ऐसा अमाउंट है जो कि गवर्नमेंट चाह रही है कि वेव हो जाए। बाकी रह जाएंगे पीछे 250 अरब जो कि हुकूमत इनको वन शॉट पेमेंट दे सकती है चाइनीज़ IPPs को। ये एक पॉसिबल वे फॉरवर्ड हो सकता है। और आप जैसे बात कह रहे हैं ना कि अगर वो सेटलमेंट होगी तो ही पेमेंट जाएगी। देखिए, मेरा एक और भी व्यू है इस चीज़ पे कि मार्कअप पेमेंट पे मार्कअप तो नहीं लगता ना, मतलब वो ठीक है, गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है ओवरऑल सर्कुलर डेट को एलिमिनेट करने का, बैकलॉग जितना है उसको ख़त्म करने का, वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा, बट एटलीस्ट जो मार्कअप वाला अमाउंट है उस पर मार्कअप अक्रू नहीं होता। तो इट्स बेटर फॉर गवर्नमेंट कि वो पहले प्रिंसिपल अमाउंट को रीपे करें, क्योंकि वो प्रिंसिपल अमाउंट इस वक्त काइबोर प्लस 2.5 to 4.5% मार्कअप अक्रू कर रहा है।
जिसकी वजह से आई थिंक जो बैंक्स के साथ डील हुई है वो काइबोर -90 या 70 बेसिस पॉइंट्स पे हुआ है। तो आई थिंक 500 बेसिस पॉइंट्स का एनुअल जो है गवर्नमेंट को बेनिफिट हो रहा है इस चीज़ से। तो आई थिंक वार फुटिंग बेसिस पे अगर बैंक्स एग्री हैं और सारी सेटलमेंट हो गई है तो ये मसला रिजॉल्व हो सकता है। क्योंकि हमने ये भी पता किया था कि गवर्नमेंट ने चाइनीज़ IPPs के साथ मीटिंग्स भी की हुई हैं पिछले कुछ हफ्तों में ना, 2-3 मीटिंग्स हो चुकी हैं। तो ये भी यानी एक शो कर रहा है ना कि गवर्नमेंट भी सीरियस है इस चीज़ को जल्द से जल्द रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई थी लास्ट वीक जो कि हमने अभी डिस्कस नहीं की, वो ऑफशोर ड्रिलिंग से रिलेटेड, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है फॉर द ENP सेक्टर। और सोशल मीडिया पे फिर एक स्टेट ओन जो एंटरप्राइज़ है ऑयल एंड गैस में, उन्होंने पोस्ट भी दी थी अपने ऑफिशियल हैंडल पे कि हम जो है पार्टनरशिप्स एवेल्युएट कर रहे हैं US की साइड पे, क्योंकि हमारा एक ऑफशोर बिडिंग राउंड भी इस वक्त ऑन गोइंग है जिसकी डेडलाइन जून में थी, बट वो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी थी बाय अक्टूबर तक। तो अक्टूबर तक डिफरेंट कंट्रीज़ की अभी तक हमें पार्टिसिपेशन की इंफॉर्मेशन मिल रही है। आज भी एक न्यूज़ में था कि तकरीबन 6 से 7 कंट्रीज़ का नाम था जिनकी कंपनीज इंटरेस्टेड हैं ऑफशोर ड्रिलिंग्स के केसेस में पाकिस्तान से रिलेटेड। आई थिंक शंकर, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि ऑफ कोर्स इस पेट्रोलियम गैस जो सर्कुलर डेट है इसका मेजर बेनिफिशरीज OGDC पीपल नहीं होंगे, बट व्हेन यू टॉक अबाउट PSO राइट, तो इस रेजोल्यूशन से PSO बेनिफिट कर सकता है आपके ख्याल से? अगर वो कर सकता है तो वो कितना बेनिफिट होगा PSO को? देखिए बिल्कुल सही है। आई थिंक एंड बेनिफिशरी तो PSO ही है, क्योंकि इवेंचुअली उनको फिर लोन लेने पड़ते हैं अपने वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए। तो जो पेमेंट एक सुनने में आ रहा है RLNG पावर प्लांट्स को मिलेगी वो सुई नॉर्थ से राउट होके PSO के अकाउंट्स में आ सकती है। बट उसमें भी बड़े इश्यूज़ हैं। वो ये इश्यूज़ हैं कि सुई नॉर्थ भी इसेंशली RLNG की पेमेंट्स उसकी पेंडिंग है। अब RLNG को गैस में तस्वुर किया जाएगा या पावर में किया जाएगा, इस पे मार्केट में बड़े डाउट्स हैं अभी एज ऑफ नाउ। बट जो कहीं कहीं सुनने में आ रहा है कि अराउंड 60 to 70 बिलियन तक का अमाउंट मिल सकता है, बट कोई इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है। ये वही सुनी सुनाई बातें हैं जो मैं आपको भी बता रहा हूँ और आपके नॉलेज में भी हैं। तो आई थिंक PSO बेनिफिशरी होगा, बट वही क्योंकि एक ये कंसिस्टेंटली डिले चल रहा है, क्योंकि अभी कोई सच टाइमलाइन नियर सून नहीं है इसको रिजॉल्व करने की ना। एक तो ये था लास्ट बजट से पहले अगर हो जाता तो गवर्नमेंट को पिछले बजट में वो चीज़ एक हिसाब से दिखानी थी। अब तो बजटरी लिमिट्स भी नहीं है फॉर नाउ एटलीस्ट। तो आई थिंक ये थोड़ा सा अगर खिंच भी जाता है तो गवर्नमेंट उसका भरपूर फ़ायदा उठाएगी मेरे ख्याल से। शंकर, आपने पेट्रोलियम सेक्टर, गैस सेक्टर की तो बात कर ली सर्कुलर डेट के हवाले से। अब आई थिंक जो फोकस जो आपका भी है कि शुड बी द गैस सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन, तो व्हाट्स द बेस्ट पॉसिबल रेमेडी? किस तरह गैस सर्कुलर डेट गवर्नमेंट इसको रिजॉल्व करेगी और कितना जल्दी कर सकती है? आई थिंक देखें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर ये जैसे पावर सेक्टर सर्कुलर डेट है वो बिजली के बिल के थ्रू कलेक्ट किया जा रहा है, आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे फॉरवर्ड, क्योंकि वो हर महीने का कैश फ्लो भी है और प्रॉपर उसका रिपोर्टिंग चैनल भी है। बट अगर हम गैस सेक्टर का सर्कुलर डेट अगर गैस के बिलों से कलेक्ट करना शुरू करेंगे तो मेरा ख्याल से वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर है और इसको कलेक्ट करने के पीछे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशनरी ये इम्पैक्ट भी आ सकता है और उसमें रिकवरीज के भी बड़े इश्यूज़ हैं। तो आई थिंक बेस्ट वे फॉरवर्ड ये हो सकता है कि जो हमारी पेट्रोलियम प्राइसेस हैं जैसे पेट्रोल और डीजल, उसमें एक स्पेशल लेवी गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है, जिसके बेसिस पे कलेक्शन एक स्मूदर वे से जो है हो सकती है। और आई थिंक इससे, क्योंकि ऑलरेडी हम देखें कार्बन लेवी भी उसी के थ्रू कलेक्ट कर रहे हैं और PDL का भी बहुत बड़ा क्वांटम ऑलरेडी वहाँ पे है। तो जैसे ऑयल प्राइसेस अगर वीक होती हैं थोड़ा सा तो गवर्नमेंट इसको टाइमली इम्प्लीमेंट भी कर सकती है। कुछ एनालिस्ट का ख्याल ये है शंकर कि बैंक्स की वैल्यूएशंस कुछ जो हैं वो स्ट्रेच नज़र आ रही हैं। मीज़ान बैंक की लोग कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, UBL की कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए डिफरेंट वैल्यूएशन मैट्रिक्स हैं बैंक्स को वैल्यू करने के। जैसे आप कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मीज़ान जो है ओवर वैल्यू कर गया है। बट अगर मैं आपको बताऊं 47-48 रुपीज़ तक की हमारी अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, फिर 52 की हैं अगले साल की मीज़ान की। तो पे आउट शुड नॉट बी द ओनली फैक्टर। मार्केट की रैली जो है उसके डिफरेंट फेजेस होते हैं। एक पर्टिकुलर फेज़ में डिविडेंड यील्ड को इन्वेस्टर ज़्यादा एट्रीब्यूट करता है, फिर जो नेक्स्ट रैली होती है उसमें फिर हम प्राइस टू अर्निंग पे भी चले जाते हैं। तो आई थिंक बैंक्स लाइक मीज़ान बैंक, जिनका एक बहुत बड़ा ब्रांड वैल्यू है, फ्रेंचाइज वैल्यू है, जिनके नाम पे डिपॉजिट आते हैं, तो आई थिंक इस तरह की बैंक्स में जो ओवरऑल ग्रोथ है, आप ROE देखें, वन ऑफ द लार्जेस्ट ROE है, हाईएस्ट ROE है ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में।
कॉस्ट टू इनकम लोएस्ट है, तो एक ऑपरेटिंग लेवरेज का भी बड़ा बेनिफिट होता है ना। अगर आप 10% की ग्रोथ भी लेके आते हो तो प्रॉफिटेबिलिटी में ज़्यादा ग्रोथ ट्रांसलेट होती है, क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर इनका काफ़ी लो है इन बैंक्स का। तो आई थिंक फ्रॉम द फ्यूचर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह की बैंक्स विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म। शिवाज, इसमें आपका क्या व्यू है? यूबीएल, मीज़ान बैंक? आई थिंक आई एग्री विद शंकर। जहाँ तक आप मीज़ान बैंक की बात करें, उसका आर ओ इज़ इन एक्सेस ऑफ 33% बेस्ड ऑन द करंट रिजल्ट्स, एंड गोइंग फॉरवर्ड भी हमने देखा है कि इसका जो आर ओ ई होता है वो इन एक्सेस ऑफ अदर बैंक की तो प्रीमियम पे ट्रेड करता है। हमने यूजुअली देखा है हिस्टोरिकली कि मीज़ान बैंक की जो वैल्यूएशन है वो प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं कंपेयर टू अदर बैंक्स। अगर हम यहाँ यूबीएल की हम बात कर लें तो यूबीएल अगर आप देखें अभी हाफ ईयर में उसकी डिपॉजिट ग्रोथ इज़ इन एक्सेस ऑफ 60%, राइट। सो यूबीएल की अब स्ट्रैटेजी क्या है कि वो अपनी इंटरेस्ट जो लोअर इंटरेस्ट रेट की हम मिटिगेट कैसे कर रहा है बाय हायर डिपॉजिट ग्रोथ। और हम ये देखें कि यूबीएल के जो डिपॉजिट तो 63% से बढ़े हैं, मगर आप एक करंट अकाउंट जो पहले पिछले साल अराउंड बिलो 50% होते थे, अब वो अबाउट 55-56% हो गए हैं। सो अगर आप डिफरेंट वैल्यूएशन मेथडोलॉजीज अप्लाई करें बेस्ड ऑन जस्टिफाइड प्राइस टू बुक, बेस्ड ऑन आर ओ ई ऑफ इवन 30%। यहाँ शंकर बात कर रहे हैं कि हमें लगता है कि मीज़ान बैंक की अर्निंग जो 50 रुपये रहेगी राउंड अबाउट, हम एग्री करते हैं। स्पेशली हम यूबीएल की बात भी करें तो यूबीएल की अर्निंग जो इस साल हम देख रहे हैं तकरीबन 50 रुपये आएगी। हम ये देख सकते हैं बेस्ड ऑन दिस काइंड ऑफ डिपॉजिट ग्रोथ एंड देयर स्प्रेड्स ओवर द PIB स्प्रेड्स ओवर द काइबोर। हम देख सकते हैं कि यूबीएल की अर्निंग्स फिर भी इस साल 50 और अगले 2-3 साल ये अर्निंग सस्टेनेबल अर्निंग्स है। सो ओवरऑल हम देखें यस इवन मीज़ान को देखिए, हम ट्रेडिंग एट प्राइस टू बुक ऑफ अराउंड 2.4 टाइम्स बेस्ड ऑन करंट 26 बुक वैल्यू, वेयर एज जो यूबीएल है वो ट्रेड कर रहा है 2.2 पे। सो गिवन दोनों का सिमिलर प्राइस टू बुक है। और हम ये देख रहे हैं कि यूबीएल की देखिए एक अच्छी बात है कंपेयर टू अदर बैंक से, यूबीएल बहुत एक्टिव है अपनी ट्रेजरी में। दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर और फाइंड रीजंस, और या सबसे इस तरह बोलें कि इन्वेस्टर्स को वैल्यू क्रिएट करने के लिए वो दे आर फाइंडिंग रीजन, दे आर फाइंडिंग ऑप्शंस। सो हम देख सकते हैं कि यस यूबीएल इस लेवल पर भी हम देखें इंटरेस्ट, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट रहेगा। और जहाँ तक बाकी हम बैंक्स की बात करें, स्पेशली MCB बैंक एंड बैंक अल्फला बैंक, दे आर स्टिल प्रोवाइडिंग यू अ डबल डिजिट यील्ड एंड आर स्टिल ट्रेडिंग एट लेस देन प्राइस टू बुक ऑफ 1 टाइम्स और डिसेंट ROE है। और जहाँ तक टॉप बैंक्स में हम देखें तो यस यूबीएल और मीज़ान टॉप पिक्स ही रहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स ROE। और जहाँ बैंक्स आपका ROE 30% से ऊपर दे रहे हैं तो yes it's justified to give them a premium valuation, or 2.2 या 2.3 times valuations I think is very justified in the market. Right, और जब भी हम देख रहे हैं कि बैंक्स अब भी लीड कर रहे हैं, और जो हमने पिछले हफ्ते ही बताया था और इस हफ्ते में देखा कि म्यूचुअल फंड से काफ़ी पैसा आ रहा है और बैंक्स जिस तरह से रैली कर रहे हैं तो नज़र आ रहा है कि वो पैसा उधर जा रहा है। बट शंकर, कमिंग बैक टू यू, ओवरवेट आप कौन से सेक्टर्स में हैं और क्या वजह है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो मार्केट से ज़्यादा रिटर्न हमें मिल सकता है ना, वो गुड क्वालिटी जो सिक्लिकल सेक्टर्स हैं, जिसमें हम सीमेंट की बात करें, ऑटो इंडस्ट्री की बात करें, या हम देखें जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है फार्मास्यूटिकल्स, जिसके डायनामिक्स जो ओवरऑल चेंज हुए हैं। हम पिछले 2-3 साल से लोअर वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ देख रहे थे, बट क्योंकि वहाँ पे भी लो बेस इफेक्ट आ गया है तो प्राइसिंग पे तो अब कोई कैप नहीं है, जो उनका एक बड़ा कंपोनेंट है उस पर। तो आई थिंक ओवरऑल फार्मास्यूटिकल सेक्टर, सीमेंट हो गई, ऑटो सेक्टर हो गया, इन सेक्टर्स पे जो है हम ओवरवेट हैं बेसिकली। और यहाँ पे आप क्या समझते हैं, वैल्यूएशंस अभी कितनी अट्रैक्टिव हैं, कितनी अपसाइड यहाँ अब भी मिल सकती है इन्वेस्टर्स को? मेरा ख्याल है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सीमेंट्स में ओवरऑल ग्रोथ, जो फिस्कल ईयर 26 जो अभी स्टार्ट हुआ है, साल के शुरू में जो हमारी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से बात हुई थी, एक जनरलाइज व्यू मिल रहा था, कोई 5% एक्सपेक्ट कर रहा था, कुछ सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने तो 0% पे भी बजटिंग की हुई थी, कुछ ने 3% पे की हुई थी। जो ओवरऑल एवरेज जो हमें एक एस्टिमेट मिल रहा था दैट वाज अराउंड 5 to 7%, और हमने जो अपने मॉडल एस्टिमेट किए थे वो 8% ग्रोथ पे किए थे। बट जो भी हम जुलाई और अगस्त का ट्रेंड देख रहे हैं ना, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। जो नॉर्थ में ओवरऑल सीमेंट की सेल्स है वो 100,000 टन्स पर डे पे चली गई है। लास्ट ईयर अगस्त में इट वाज अराउंड 75,000, और पिछले महीने जुलाई में जो है इट वाज अराउंड 78,000 टन्स पर डे। तो ये 20% प्लस ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं। तो मैं अगर आपको ओवरऑल वैल्यूएशन बताऊं, जो हमने बेस केस में 8% वॉल्यूमेट्रिक जो डोमेस्टिक वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ पे ली हुई है, उस हिसाब से सीमेंट सेक्टर कोई 6.5 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है
FY26 की अर्निंग्स पे, और अगर हम इस ग्रोथ को 12% पे ले जाते हैं तो ये रेशो फर्दर कम हो रहा है 6.2 to 6.3। तो आई थिंक ओवरऑल मार्केट से हमेशा से यही ट्रेंड रहा है कि सीमेंट प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं, बट दिस टाइम अराउंड सीमेंट डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं। तो आई थिंक एक सफिशेंट रिटर्न अवेलेबल है फॉर द इन्वेस्टर्स, एंड दैट्स वाई वी फील के दिस विल आउट परफॉर्म, सीमेंट सेक्टर विल आउट परफॉर्म द ओवरऑल मार्केट इन नेक्स्ट 12 months। और शंकर ये बताएं, डेफिनेटली फ्रॉम अ प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो यस दे आर ट्रेडिंग एट वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन कंपेयर टू मार्केट। और अगर स्पेशली एक और रीज़न भी है, अगर हम देखें 2-3 सालों में डिमांड नेगेटिव रही है, तो आई थिंक ये जो पेंटअप डिमांड है, अगर आप ये इन्वेस्टर्स को बता सकेंगे पिछले, अगर हम हिस्टोरिकली देखें ओवर द लास्ट हाउ मेनी ईयर्स डिमांड कितने से ग्रो हुई है और पिछले लास्ट 3 ईयर्स में डिमांड कितनी ग्रो हुई है। अगर हम पेंटअप डिमांड को देखते हैं तो जो आपने बोला कि गोइंग फॉरवर्ड डिमांड अच्छी हो सकती है। सो स्पेशली अमंग्स कीपिंग दीज पॉइंट्स इनटू कंसिडरेशन, आपके ख्याल से आपके टॉप पिक्स क्या होंगे सीमेंट पे? देखिए, मैं ओवरऑल अगर आपको बताऊं ना तो 46 मिलियन टन्स तक आई थिंक डोमेस्टिक डिमांड जा चुकी है ओवरऑल। और जनरली हम जीडीपी के मल्टीप्लायर की बात करते हैं, जब भी 3.5-4% पे जीडीपी ग्रोथ टच करती है तो सीमेंट की जो ओवरऑल डोमेस्टिक ग्रोथ है वो इट्स मोर देन 2 times ऑफ द जीडीपी ग्रोथ। तो कैन बी अराउंड 15%, 16%, 10%, 12%। आई थिंक इट्स जनरली मल्टीप्लायर ऑफ द जीडीपी ग्रोथ। तो अभी एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो सीमेंट की सेल्स लास्ट ईयर डोमेस्टिक की थी दैट वाज अराउंड 37 to 38 मिलियन टन्स, एंड वी बिलीव के वापस 42-43 पे जा सकती है इन फिजिकल ईयर 26, बट दिस विल अगेन बी लोअर देन व्हाट वी हैव सॉ इन द पास्ट, जो पीक का नंबर था 46 मिलियन टन्स तक का। तो इन नंबर्स के बेसिस पे अगर मैं आपको बताऊं जो हमारी टॉपिक्स हैं, उसमें चिराट सीमेंट है, मतलब वेरी सिग्निफिकेंट अर्निंग्स बट स्टिल ट्रेडिंग एट 5 to 6 times अर्निंग्स, और फौजी सीमेंट, एंड उसके बाद जो है मैपल है। बट अगेन वी शुड नॉट रूल आउट लकी, क्योंकि वो बहुत बड़ा डाइवर्सिफाइड ग्रुप है। अभी उनकी एक इराक में भी न्यू लाइन ऑपरेशनल हुई है इन द मंथ ऑफ मई, तो फिजिकल ईयर 26 में वहाँ पे भी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तो लकी की भी तकरीबन 68 to 70 रुपीज़ तक अर्निंग आ सकती हैं इन फिजिकल ईयर 26। शंकर, वन मोर क्वेश्चन, अगर आप बात करें एयरलिंक की, इस हफ्ते टॉप परफॉर्मर रहा है, तो अगर आप इन्वेस्टर्स को बता सकें फंडामेंटली एयरलिंक कितना अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव नहीं है थोड़ा सा? देखिए, इस साल ओवरऑल जो लोकल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उनके लिए काफ़ी अच्छा नहीं था, क्योंकि लास्ट ईयर एक बहुत बड़ा क्वांटम प्री बाय भी हो गया था। तो इस साल कोई 10-11% की ओवरऑल डिक्लाइन है ऑर्गेनिक वॉल्यूम्स में। बट नेक्स्ट ईयर एयरलिंक स्पेसिफिक कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हैं, जैसे बीच में इन्होंने अनाउंस किया था कि दे आर गोइंग टू शिफ्ट देयर प्रोडक्शन टू अ न्यू फैक्ट्री, क्योंकि इनके जो नए मॉडल आ रहे होते हैं उसको ग्रीन फील्ड कैटेगराइज भी किया जा सकता है और नई फील्ड में, नई फैक्ट्री में भी जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एडवांटेज होगा उनको टैक्स का, क्योंकि इस वक्त नॉर्मल कॉर्पोरेट्स पे 39% टैक्स रेट है। तो वॉट एवर दे विल बी प्रोड्यूसिंग इन देयर न्यू फैक्ट्री वो 39% टैक्स से एग्जेम्प्ट होगा। तो इस साल की जो 8-9 रुपये की अर्निंग है अगले साल 14-15 रुपये जा सकती हैं, ये एक पॉसिबल ट्रिगर है फॉर द नेक्स्ट ईयर। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न देखें, एयरलिंक अंडर परफॉर्म द मार्केट। एयरलिंक 220-230 रुपये तक ट्रेड कर चुका था, वहाँ से कोई 100 से 110 रुपये तक डाउन था, क्योंकि एक सिग्निफिकेंट सेलिंग थी इस स्टॉक में, जो कि आई थिंक इन्वेस्टर्स को एक फीलर मिला है कि वो सेलिंग भी आउट हो गई है टेक्निकली, अगर मैं आपको बताऊं। और दूसरा थोड़ा सा फंडामेंटल्स नेक्स्ट ईयर इम्प्रूव भी हो सकते हैं, कि ये सिल्वर लाइनिंग भी है। और तीसरा, दे आर लॉन्ग वेटिंग फॉर दी एक्सपोर्ट रिबेट, अगर वो गवर्नमेंट कर देती है, जो कि सुनने में आ रहा है, कोई लास्ट वीक तक मीटिंग हुई थी बट उसमें कोई पॉजिटिव प्रोग्रेस नहीं है, बट अगर ये मोमेंटम आई थिंक एक्सपोर्ट साइड पे चलेगा तो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है कंपनी में। ओके शंकर, थैंक यू वेरी मच। चलें, थैंक यू शुजा, थैंक यू। और अब हम चलते हैं अगले हफ्ते के इवेंट्स पे। मंडे को करंट अकाउंट का डेटा एक्सपेक्टेड है और मंडे को पाकिस्तान रिफाइनरी के फुल ईयर के रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा सिस्टम्स के फर्स्ट हाफ के रिजल्ट्स के लिए भी बोर्ड मीटिंग है। ट्यूसडे को पीएसओ का फुल ईयर का रिजल्ट है। इसके अलावा इंटरनेशनल स्टील का भी। वेंसडे को टीबल्स ऑक्शन है और पाकिस्तान केबल्स का फुल ईयर रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। थर्सडे को एलाइड बैंक का फर्स्ट हाफ का रिजल्ट और इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ के फुल ईयर रिजल्ट्स के लिए बोर्ड मीटिंग है। इसके अलावा फॉरेक्स रिजर्व का डेटा भी आएगा और जुमे को एज़ यूजुअल एसपीआई का डेटा अनाउंस किया जाएगा। और अब चलते हैं कैंडल टॉक की तरफ। टेक्निकली मार्केट को देखें तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि 1,48,000 के पास मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखा रही है। तो एनी अपसाइड मूवमेंट अगर यहाँ से फर्दर हमको नज़र आएगी तो 1,48,000
का लेवल क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग देनी होगी। 1,48,100 200 से ऊपर क्लोजिंग अगर आ जाती है मार्केट की तो 1,50,000 नेक्स्ट टारगेट होगा। अच्छा, ऑन द डाउन साइड 1,46,200 एक सपोर्ट है इनिशियल, और वो हमने देखा कि वो फ्राइडे को मार्केट 1,46,200 से थोड़ा सा रिबाउंड भी हुई है। तो अगर ये ब्रीच होता है ऑन क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट हमको 1,45,000 और 1,44,800 पे भी नज़र आ सकती है। तो इंडेक्स के इन लेवल्स को इन्वेस्टर्स को चाहिए कि ज़रूर नज़र में रखें। और हम चलते हैं एक्सपर्ट टेक की तरफ। सो शहबाज, नेक्स्ट वीक आपको मार्केट कैसी लग रही है? अगर हम ये हफ्ते देखें, मार्केट 2 दिन पॉजिटिव थी और 2 दिन हमें देखा ऑलमोस्ट फ्लैट या टुवर्ड्स कंसोलिडेशन है। तो माय टेक फॉर नेक्स्ट वीक विल बी कि मार्केट कंसोलिडेट लेवल पे कंसोलिडेट करेगी, बट इफ देयर इज एनी वीकनेस इन द मार्केट तो दैट शुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी स्पेशली इन सीमेंट्स एंड अदर स्टॉक्स। और हो सकता है कि हमने देखा है कि सर्कुलेट की खबर अगर फर्दर डिले होती है तो वी माइट सी सम फर्दर करेक्शन इन स्टॉक्स, या इसमें जो खबर आएगी अगर पेमेंट हो जाती है जो फ़िलहाल लग नहीं रहा कि इट माइट टेक फ्यू वीक्स, तो इसमें थोड़ा सी हम करेक्शन देख सकते हैं। पर ओवरऑल मेरा यही टेक है कि मार्केट नेक्स्ट वीक कंसोलिडेट करेगी, और इफ देयर एनी करेक्शन तो मार्केट दैट शुड बी एन अपॉर्चुनिटी, बट अ वर्ड ऑफ कॉशन, मार्केट काफ़ी हाई लेवल पर ट्रेड कर रही है, सो डू योर ओन रिसर्च बिफोर सेलेक्टिंग स्टॉक्स एंड इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक्स। राइट। अच्छा, जो मैंने शुरू में कहा था ना कि मार्केट रिकॉर्ड हाई पे है, बहुत वॉलेटाइल है, कुछ स्टॉक्स या सेक्टर्स जो न्यूज़ की बेसिस पे मूव कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने बात भी की OGDC, PPL, PSO वगैरह, वो सर्कुलेटेड की कोई ख़बर आएगी पॉजिटिव, और अब ख़बर आ जाए और बाकायदा र्यूमर्स ना हो तो फिर इन स्टॉक्स में जो कि इंडेक्स हैवी वेट्स हैं दोबारा हम अपसाइड देख सकते हैं। हमने ऑलरेडी करेक्शन देख ली तो कंसोलिडेशन रहेगा मार्केट में। अभी फ़िलहाल कोई बहुत बड़ी हमको सेलिंग नज़र नहीं आ रही, बिकॉज ऑलरेडी ये स्टॉक्स जो उन्होंने हाइज बनाए थे इस हफ्ते उससे काफ़ी करेक्ट भी हो जाते हैं, और चूँकि अभी पैसा आ रहा है, लिक्विडिटी आ रही है मार्केट में, तो वो जैसे कि शहबाज ने भी कहा कि जहाँ मार्केट करेक्ट करेगी और कुछ स्टॉक्स अट्रैक्टिव हो जाएंगे। अभी भी जो हमने अभी पूरी डिस्कशन किया शंकर से भी, काफ़ी सेक्टर्स में वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं, तो वहाँ पे हमको बाइंग नज़र आनी शुरू हो जाएगी। तो स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि अगर कोई सेक्टर या स्टॉक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें, और फिर वही पैसा निकाल के, बिकॉज लिक्विडिटी मूव ही कर रही है मार्केट में, हमको ही नज़र आ रहा है कि अगर प्रॉफिट टेकिंग एक सेक्टर में आती है तो वो पैसा निकल के वो दूसरे में चला जाता है। तो ये चीज़ जो है इन्वेस्टर्स को भी नोट करनी चाहिए, और इसी तरीके से जहाँ वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो रही हैं, ऑलरेडी करेक्शन आ रही है, तो वहाँ पे ऐसा एक्यूमुलेशन करें। और हमने देखा भी है कि इस हफ्ते भी जो कोई डेटा आ रहा है किसी सेक्टर के हवाले से, जैसे ऑटो डेटा आया उसमें गंधारा के अच्छे नंबर थे, तो हमने गंधारा में अपसाइड देखी, अच्छे गेंस नज़र आए। तो लाइक आई सेड कि जहाँ पे वैल्यूएशंस है वहाँ पे इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए, और मार्केट वोलेटिलिटी के से डरे नहीं, उसमें जहाँ भी कोई अपसाइड है, अच्छे गेंस हो गए, तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग भी साथ साथ करते रहें। और ये था इस हफ्ते का स्टॉक वॉच। हैव अ नाइस वीकेंड, टेक केयर, खुदा हाफिज़।